नमस्कार। आज हम अध्ययन करते हैं क्लास 10 प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम जो पूर्व की कक्षाओं में जो अध्ययन किया है पहले उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या की। वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चले, वह कहलाती है प्राकृत संख्या। फिर बात आती है पूर्ण संख्या की। वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चले। अब इसके पश्चात बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। वह संख्याएं जो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक चले, वो क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। फिर बात करते हैं परिमेय संख्या की। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें और q क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। वह p व q क्या हो? दो सह अभाज्य संख्याएं। p व q क्या हो? दोनों सह अभाज्य संख्याएं। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। यानी ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं। या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF हमेशा आपको एक ही प्राप्त हो, क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है। अब यह हम जब अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे तो वहां काम में आने वाली बात है। तो ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? यानी ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं के समूह जिसमें क्या हो कि एक के अलावा अन्य कोई अंक या कोई संख्या क्या हो? उभयनिष्ठ नहीं हो, या सरल शब्दों में HCF क्या हो जाए? एक हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई परिमेय संख्याएं। अब इसके पश्चात बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। उससे पहले देख लेते हैं कि सभी यह आपके प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याओं के अंदर शामिल हो जाती है। फिर रह गई अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें आप p बटा q के रूप में ना लिख सके। यानी सरल शब्दों में जिन्हें आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अब ऐसी संख्या कौन सी होगी जिनको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते? तो ऐसी केवल और केवल मात्र वही संख्याएं हो सकती है जो रूट के अंदर हो और क्या हो? पूर्ण वर्ग नहीं हो। तो रूट यानी वर्गमूल के अंदर सभी जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब कि जिनके ऊपर से रूट को नहीं हट सके, वह सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। और इसमें एक एग्जांपल और कौन सा शामिल होता है? पाई। पाई अपरिमेय है। यदि आपको पूछ लें कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई परिमेय नहीं है, पाई अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि पाई का यह लगभग मान होता है, एग्जिट नहीं। लगभग कैलकुलेशन करने के लिए ये मान लिया जाता है। वैसे वो 3.14 करके कुछ मान होता है अपरिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी संख्याएं। अब इन्हीं सभी संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। पहली तो हो गई परिमेय, दूसरी हो गई अपरिमेय। पहली तो क्या हो गई? परिमेय संख्याएं, दूसरी हो गई अपरिमेय।
फिर हम बात करते हैं इनका दशमलव प्रसार। तो अब इसका परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है तो वह तो दो होता है, एक तो होता है शांत जहां भाग खत्म हो जाए, एक होता है अशांत या हम कह सकते हैं अनवसानी। अशांत क्या होता है? आवर्ती। आवर्ती क्यों होता है? क्योंकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जब आप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, किसी निश्चित अंक की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। जबकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी, अनावर्ती, मतलब जिनकी क्या हो, पुनरावृत्ति नहीं हो निश्चित संख्या पर। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होगी? अपरिमेय। अब ये आप सीधे कैसे पते लगाएंगे, तो इसके बारे में हम आगे वाली ये जो प्रश्नावली है इसी में 2.3 के बाद 4 में अध्ययन करेंगे। तो अब हमारा जो अगला बिंदु है अपरिमेय संख्या के बाद वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है तो देख लेते हैं। ग्रीक के गणितज्ञ थे यूक्लिड, जो ज्यामिति व संख्या पद्धति के लिए जाने जाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जो उन्होंने भागफल के लिए एक प्रमेय का दी, उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। मतलब नाम से ही इसका अर्थ है, यूक्लिड यानी वो गणितज्ञ अपने नाम पर रखा, विभाजन यानी भाग के लिए, प्रमेय का यानी जो प्रमेय उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि आप किसी संख्या a में b का भाग लगाते हैं तो आपको भागफल q एवं शेषफल क्या प्राप्त होगा, r। तो अब इन्होंने इस क्रम को लिखा कि a बराबर बी क्यू प्लस r, और यहां r क्या नहीं होना, क्या हो सकता है और क्या नहीं, r जो शेषफल जो है वह 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, मतलब ऋणात्मक नहीं होगा r का मान कभी भी, और क्या नहीं होगा, b से बड़ा। तो कहने का मतलब कि वह कभी भी भाजक से क्या होगा, शेषफल बड़ा आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। और हम सीधे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यहाँ a व b क्या है, दो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या अशून्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के बारे में नहीं, हम केवल भाग जो है धनात्मक संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। जब ये दोनों धनात्मक है, और रही बात r व q की, और यह भी हमेशा क्या होंगे, धनात्मक होंगे। कहने का तात्पर्य है कि r 0 हो सकता है, संभव है, यदि a व b शून्य हो गए। कहने का तात्पर्य b क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अध्ययन किया है, आपको कहते हैं कि a में b का भाग लगाना। तो यदि यहाँ b शून्य हो गया तो फिर तो ये आपका कथन ही गलत है, मतलब b कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये b क्या नहीं हो सकता, कभी भी शून्य। यदि मान लीजिए आपके a शून्य हो गया, जिस समय a शून्य है उस समय आप b की वैल्यू कुछ भी ले लो, q क्या प्राप्त होगा, शून्य, r भी क्या प्राप्त होगा, आपको शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब आपको इस प्रश्नावली 2.1 है, इसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है और सवालों को हल करना है। तो ठीक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, उदाहरण क्रमांक 1। अब उदाहरण क्रमांक 1 में कहा गया है कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक जो है, कहते हैं कि आपको दर्शाना है कि धनात्मक जो पूर्णांक है, क्या आप धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, आप उस एक धनात्मक पूर्णांक को क्या इस रूप में भी लिख सकते हैं क्या। यहां एक बात क्लियर कर लेंगे, इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि सभी धनात्मक संख्याओं को केवल और केवल इसी रूप में, जरूरी नहीं। आप सभी संख्याओं
का जो एक रूप है, मतलब कि इस धनात्मक संख्याएं हैं उनको व्यक्त करने के अनंत टाइप है, उसमें से यह भी एक टाइप है। ऐसा नहीं है कि उन सभी संख्याओं के लिए केवल और केवल एक ही टाइप है, एक नहीं कई टाइप में से एक टाइप है ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो हमने कहा माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब हमने ए धनात्मक पूर्णांक माना तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर नोट ये आर जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से क्या होगा छोटा। तो अब हमने यहां इसकी तुलना की तो ये हमें क्या दिखा 3q, तो हमने तुलना करने पर b की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमें 3, हमने यहां 3 रख दी तो a बराबर क्या हो जाएगा b की जगह 3q प्लस आर। तो यहां आर का मान क्या संभव हो गया, आर का मान जो है 3 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो हमने कहा यहां आर के ए से 3 मान संभव है, 0, 1 व 2, ठीक है। तो रख देते हैं, यदि हम आर का मान 0 रखते हैं उस स्थिति में हमें धनात्मक पूर्णांक क्या प्राप्त होगा 3q। यदि हम r का मान 1 रखते हैं उस स्थिति में हमें जो धनात्मक पूर्णांक है a बराबर 3q प्लस 1 प्राप्त होता है, और जिस स्थिति में हम r बराबर 2 रखते हैं उस स्थिति में a बराबर 3q प्लस 2 होगा। तो अब हमने क्या कहा, क्या इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोई बड़ा कार्य नहीं, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखनी है और क्वेश्चन में देखना है कि b की वैल्यू क्या है, वैल्यू लेकर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो रखकर आप हल कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक यानी उदाहरण क्रमांक 2 की। अब उदाहरण 2 में आपको क्या कहा गया है तो देख लेते हैं इधर। उदाहरण 2 के अंदर आपको कहते हैं कि दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है, दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक जो समपूर्णांक है उसे 2q के रूप में एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में आप दर्शा सकते हैं। तो ठीक है, काफी सरल कार्य। तो हमने सबसे पहले लिखा कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, a धनात्मक पूर्णांक हो गया तो यहां a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, और r क्या नहीं हो सकता b से बड़ा, लेकिन 0 से बड़ा व 0 के बराबर हो सकता है। तो ठीक है, तो हमने यहां देखा क्वेश्चन में कि समपूर्णांक, तो हमें यहां b की वैल्यू क्या दिखाई दी 2, हमने b की वैल्यू क्या रख दी 2 रख दी। जब हम b की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई a बराबर 2q प्लस r, और यहां जो r की वैल्यू है वह 0 के बराबर वह 0 से बड़ी, एवं यह जो 2 है इससे क्या प्राप्त होगी छोटी। तो ऐसे r के केवल और केवल 2 मान ही संभव है कि या तो आप 0 रखो या आप 1 रखो। तो हम यदि r का मान 0 रखते हैं तो उस स्थिति में a बराबर 2q प्राप्त होता है, और जिस स्थिति में हम r की वैल्यू 1 रखते हैं उस स्थिति में हमें a बराबर 2q प्लस 1 प्राप्त होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है, अभी रही बात समपूर्णांक की, प्रत्येक जो धनात्मक समपूर्णांक होगा वो हमेशा और हमेशा इसी रूप में होगा। क्यों?
क्योंकि कोई भी संख्या सम कब होगी, यानी Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी ले लो, उसकी गुणा में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सम संख्या में क्या होता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां तो ये 2 क्या होगा इसकी गुणा में, तो इस 2 का भाग चला गया, तो Q का मान आप कुछ भी ले लो, तो ये संख्या क्या होगी, हमेशा सम। रही बात इसकी ये विषम हो हमेशा, तो इसके अंदर हमेशा क्या जाएगा, 2 का भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 में क्या 2 का भाग जाएगा, क्या नहीं। कहने का तात्पर्य कि यह हमेशा कैसी प्राप्त होगी, यहां देखिए सम प्राप्त हो रही थी, तो यहां भी ये हमेशा क्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी, और यहां हमेशा सम प्राप्त होगी, और सम में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगी, विषम प्राप्त हो जाएगी। तो 2Q + 1 हमेशा क्या प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारा उदाहरण दूसरा पूर्ण। अब इसके पश्चात हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है, इसमें एक मुख्य बिंदु और रह जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये भी हो गया। अंतिम बिंदु हमारा आज की इस वीडियो का वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देख लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड ने जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दी, उन्होंने उस प्रमेयिका की सहायता से केवल और केवल 2 संख्याएं जो है, उन 2 संख्याओं के लिए उन्होंने HCF ज्ञात करने का जो मेथड बनाया, उसे क्या नाम दे दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। HCF यानी आप पूर्व की जो छोटी क्लासें हैं 6 व 7, उसमें अध्ययन किया होगा आपने महत्तम समापवर्तक। क्या अध्ययन किया है, महत्तम समापवर्तक। अब यह HCF, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 संख्याओं का क्या याद कर सकते हैं, HCF। केवल 2 संख्याओं का याद कर सकते हैं, 2 से अधिक आ गई तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू नहीं होगी। तो हम बात कर लेते हैं 2 संख्याओं के लिए। अब मान लीजिए आपको कोई भी 2 संख्याएं दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 18 एवं 50, या 45 ले सकते हैं। मैंने 2 संख्याएं ले ली। आपको कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि A = BQ + R। ठीक है, ये होगी। यदि इस स्थिति में आपने संख्या लिखी और यहां R की वैल्यू आपको 0 प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई, 0, तो उस स्थिति में B क्या होगा, आपके HCF होगा। मान लीजिए R आपके 0 प्राप्त नहीं होगा इसकी तरह, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 45। मैंने लिखा 45 बराबर 18। अब 18 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, आपको पता है 18 का 2 बार जाएगा, कितने होंगे, 36। ठीक है, तो शेषफल यदि आप 45 में से 36 को घटाते हैं, शेषफल कितना रह गया, 9। तो R की वैल्यू क्या हुई, 0 प्राप्त नहीं हुई। तो इस स्थिति में 0 प्राप्त नहीं हुई, तो ये क्या हो गया आपके A, ये आपके B, ये क्या हो गया Q, ये क्या हो गया R। यदि R 0 नहीं है तो अगली जो आपका ये रहा आपका प्रथम चरण, जो आपका द्वितीय चरण है, उसके अंदर B बराबर क्या हो जाएगा, आपके B बराबर जो है ये आपके क्या हो जाएगा, भाज्य, ये क्या बन जाएगा आपके भाजक। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, यहां Q था तो यहां क्या हो जाएगा Q1 प्लस क्या हो जाएगा R1। यदि इस स्थिति में R1 आपके 0 होता है तो R क्या हो जाएगा आपके यहां HCF। यदि यहां R1 0 नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, यही मेथड आपको पुनः दोहराना होगा। तो दोहरा लेते हैं, तो हम देखते हैं। तो हमने यहां कहा कि यहां B की वैल्यू कितनी हो गई, 18। ठीक है, R की वैल्यू कितनी हो गई, 9। अब 9 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब भी R1 की वैल्यू आपको 0 प्राप्त होती है तो उस समय R की वैल्यू आपका क्या होगा, HCF।
तो HCF कितना हो जाएगा आपके 9। ये रहा आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर आप इसे सरल तरीका कहने का मतलब भाग द्वारा भी कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? तो मैंने कहा 45 में 18 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। कितने आए? 36। शेषफल 9। अब 9 का भाग लगाना है, किसमें लगाना है? 18 में। देखिए यही किया था आपने कि जो आपके R आया था आपने उस R का भाग किसमें लगाया था? B में। तो ये B ये आपका भागफल, ये शेषफल। तो 9 का भाग 18 में कितनी बार गया? 2 बार। तो शेषफल क्या आ गया? 0। तो आपको इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या करना है? आपको 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, और इसकी जो प्रश्नावली 2.1 है ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।